विश्व जनसंख्या वितरण जो पार्ट हमारा चल रहा था उसका आज का हमारा आखिरी टॉपिक बचा है बच्चों, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत से संबंधित निबंधात्मक प्रश्न भी बन सकता है या लघुतरात्मक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। इसके अंतर्गत एक चित्र भी है बच्चों। इसमें कुछ अवस्थाएं हैं, 5 अवस्थाएं। उन अवस्थाओं को अपन पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे ताकि आसानी से अपन प्रश्न का उत्तर दे सके। अब जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत है क्या, इसके बारे में जानना अति आवश्यक है बच्चों। यानी ये वो सिद्धांत है जो किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन करने में हमारी मदद करता है और भविष्य में उस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या होने वाली है, ज़्यादा या कम होने वाली है, उसका पूर्वानुमान लगाने में भी हमें मदद करता है। तो जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत क्या है, तो देखते हैं, शुरू करते हैं। इस सिद्धांत का उपयोग किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन एवं भावी जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए लगाया जाता है। यानी जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या का अगर वर्णन करना है, उस क्षेत्र की जनसंख्या के बारे में पढ़ना है, उस क्षेत्र की जनसंख्या के बारे में भविष्य के बारे में अनुमान लगाना है, तो हमें जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत को पढ़ना अति आवश्यक है। जनसंख्या परिवर्तन का यह सिद्धांत, यानी जनसंख्या में या तो बढ़ोतरी या कमी, यानी जनसंख्या परिवर्तन का यह सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे ही किसी समाज ग्रामीण, खेतिहर और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करते हुए साक्षर, नगरीय और औद्योगिक अवस्था की ओर बढ़ता है। यानी कि कोई भी समाज है, वो पहले जो ग्रामीण था, यानी किसी भी व्यक्ति की या किसी क्षेत्र की बात करें, जो क्षेत्र पहले ग्रामीण था, खेती करता था, अशिक्षित था, अगर वही क्षेत्र नगर में जाके बस जाता है, साक्षर हो जाता है तथा वहाँ उद्योग धंधे फैल जाते हैं, तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित होने लगती है। यानी लोग बाग अगर पढ़े लिखे होंगे तो वो समझदार होंगे, तो वहाँ पे जो है जनसंख्या में नियंत्रित होगा, यानी जन्म दर निम्न होगी, बच्चों के जन्म लेने की संख्या कम होगी, और इस पढ़े लिखे होने के हिसाब से अस्पताल वगैरह का उपयोग करेंगे तो वहाँ का मृत्यु दर भी क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। अगर इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो अनपढ़ है, अशिक्षित है या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है, तो वहाँ का जो है जन्म दर भी ज़्यादा रहेगा, यानी जनसंख्या वृद्धि दर भी ज़्यादा रहेगी और मृत्यु दर भी वहाँ का ज़्यादा रहेगा। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। आगे देखो, जनसंख्या में होने वाला यह परिवर्तन विभिन्न अवस्थाओं में होता है, जिसे सामूहिक रूप से जनांकीय चक्र के रूप में पहचाना जाता है। उदाहरण के लिए इस रेखा चित्र को समझो। यानी शुरुआत में अगर कोई क्षेत्र है, वो अशिक्षित है, ग्रामीण क्षेत्र है या खेती करने वाले है, तो जैसे ही उनके क्षेत्र में परिवर्तन होगा, उनके विचारों में परिवर्तन, तो जनसंख्या का संक्रमण किस प्रकार होगा, शिक्षित, नगरीय और औद्योगिक। तो अगर ये प्रश्न बनता है जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत में, तो बच्चों आपको ये चित्र जो है, ये रेखा चित्र बनाना है। एक तरफ लिखना है अशिक्षित, ग्रामीण और खेती करने वाले, बीच में एरो का चिन्ह बना के जनांकीय के संक्रमण, और दूसरी तरफ लिखना है शिक्षित, नगरीय और औद्योगिक। आगे बात करते हैं। संसार में जनसंख्या की वृद्धि के इतिहास पर अध्ययन करने से हमें जनसंख्या के वृद्धि की विभिन्न अवस्थाओं को देखने को मिलती है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी जनसंख्या रिपोर्ट में भी जनसंख्या वृद्धि की विभिन्न अवस्थाओं पर अपने विचार प्रकट किए हैं। ये अवस्थाएं संपूर्ण परिवर्तन में 5 अवस्थाओं से गुजरता है। 5 अवस्थाएं देखना पहला। अब इसी से चित्र बनेगा बच्चों, तो ध्यानपूर्वक समझना। 5 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है उच्च जन्म दर और मृत्यु दर भी उच्च। दूसरी अवस्था है जन्म दर तो उच्च है, मृत्यु दर गिरती हुई रहेगी। तीसरे में उच्च जन्म दर रहेगी, मृत्यु दर मध्यम रहेगी। चौथे में जन्म दर मध्यम आ जाएगी, मृत्यु दर निम्न आ जाएगी। और पाँचवें में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर भी निम्न है। यानी पहली अवस्था का जस्ट ऑपोजिट, यानी विपरीत है पांचवी अवस्था। पहली अवस्था है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, तो आखिरी अवस्था को वापस ध्यान दें, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। अब दूसरी अवस्था देखो, उच्च जन्म दर और मृत्यु दर गिरती हुई, और चौथी देखो मध्यम जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। तो ये 5 अवस्थाएं आपको जो याद रखना है, इसी से चित्र बनेगा। अब चित्र में कैसे, ये जो चित्र है इसको ध्यानपूर्वक देखो। इस चित्र में इस तरफ जो है जन्म दर और मृत्यु दर को शो कर रखा है, और इधर ये है जो अवस्थाएं लिख सकते हो आप या समय लिख सकते हो। तो सॉरी, इधर देखो, पहले
जन्म दर मृत्यु दर में जो है 0, 10, 20, 30, 40, 50 तक नंबर लिखना है आपको। इधर आपको जो है चित्र में 5 अवस्थाएं बनानी है, पहले खड़ी लाइन करके 5 अवस्था में उसको बांटना है, क्योंकि अवस्थाएं 5 है। तो ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4 और ये नंबर 5। 5 अवस्थाएं हो गई बच्चों। अब ये 5 अवस्थाओं में डिवाइड करने के बाद आपको क्या लिखना है, ये पहली अवस्था, इसमें पाँचों में लिख दो। प्रथम अवस्था, इसमें द्वितीय अवस्था, इसमें तृतीय अवस्था, इसमें चतुर्थ और इसमें पंचम। ये नाम लिखने के बाद क्या करना है, अब पहली अवस्थाओं पे आओ। क्या था, उच्च जन्म दर और मृत्यु दर। नंबरिंग देखो इधर बच्चों, 10, 20, 30, 40, 50 है ना, यानी जैसे जैसे नंबर ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, पहली अवस्था में जन्म दर को भी उच्च रखना है और मृत्यु दर को भी उच्च रखना है। उच्च यानी ऊपर वाली संख्याओं से शुरू करना है, 50 के आसपास से शुरू करना है। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों की लाइन एक सीध में आएगी, क्योंकि जन्म दर भी ऊँची है और मृत्यु दर भी ऊँची है। अब पहली अवस्था तक इस लाइन को जो बराबर रखना है। दूसरी अवस्था में देखो बच्चों, जन्म दर की लाइन ये वाली है, ऊपर वाली, ये ऊपर वाली लाइन ये जन्म दर की है। अब इस वाली लाइन को दूसरी अवस्था में जन्म दर उच्च है तो ऊंची रखना है थोड़ा। मृत्यु दर क्या है बच्चों, मृत्यु दर गिरती हुई। तो मृत्यु दर वाली लाइन को आपको हल्का सा क्या करना है, नीचे दूसरी अवस्था के अंत तक गिराना है इसे, यानी निम्न। ये बता रहे लाइन ये जा रही है कि जन्म दर तो उच्च है पर मृत्यु दर गिर रही है। तीसरी अवस्था में देखो वापस बच्चों, मृत्यु दर ऊंची रखना है, मतलब ये जो मृत्यु दर वाली लाइन है, इस जन्म दर वाली लाइन को इस लाइन से जो है अपने को थोड़ा ऊपर, मृत्यु दर वाली लाइन से ऊपर ही रखना है। यानी ये जन्म दर वापस ऊपर ही रहेगी, मृत्यु दर लगातार क्या हो रही है, गिर रही है। तो इस वाली लाइन को अपने को तीसरी अवस्था को और नीचे लेके आना है। चौथी अवस्था में देखो अब बच्चों क्या हुआ, मध्यम जन्म दर हो गई, यानी ये जन्म दर जो लाइन है जो मध्यम हो गई, तो यानी इसको थोड़ा गिराना है, तीव्र गति से गिरा के नीचे लाना है। तो मृत्यु दर निम्न हो गई, मृत्यु दर की रेखा को भी और नीचे करना है। और पाँचवीं में दोनों ही लाइनों को लगभग अपने को वापस अंत में जाते जाते बराबर तक लाना है, यानी निम्न मृत्यु दर भी करना है और जन्म दर भी निम्न और मृत्यु दर भी निम्न करना है। आया समझो बच्चों ये चित्र। तो इस प्रकार ये चित्र बनेगा। इस चित्र को आप ध्यानपूर्वक रट लेना, क्योंकि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड प्रश्न पक्का बनेगा। अब इन अवस्थाओं के बारे में थोड़ी और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। उपरोक्त, यहाँ देखो बच्चों, उपरोक्त रेखा चित्र की 5 अवस्थाओं को विश्व स्तर पर समझते हैं। अब विश्व में किन किन देशों में प्रथम अवस्था है, किन देशों में द्वितीय है, किन देशों में तृतीय अवस्था है, किन देशों में चतुर्थ है और किन में पाँचवीं। तो ये इनके 1-2 उदाहरण आपको याद रखना है। बात करते हैं प्रथम अवस्था की, कहाँ कहाँ है। प्रथम अवस्था में जैसा कि अपन ने अभी पढ़ा, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च रहते हैं, इसलिए इस देशों या क्षेत्रों में जनसंख्या की वृद्धि दर मंद रहती है, यानी जितने जन्म लेते हैं उतने ही मर भी जाते हैं, तो जनसंख्या स्थिर रहती है। किन किन देशों में ऐसा है बच्चों, तो ज़्यादातर ये जो है अफ्रीका में सूडान, कांगो, गाना, अंगोला, रोडेशिया, नाइजीरिया, ये देशों के नाम है कुछ, ग्वाटेमाला, इन देशों में से 1-2 देशों के नाम आपको याद रखना है। यानी प्रथम अवस्था कौन सी है बच्चों, जिसमें जन्म दर भी उच्च है और मृत्यु दर भी उच्च है, यानी दोनों ही चीज़ें बराबर चल रही है। तो क्या जनसंख्या वृद्धि दर होगी, नहीं, बराबर, मतलब वो भी मंद गति से बढ़ेगी। तो देशों के नाम हो गया। अब द्वितीय अवस्था में देखो क्या है, अभी जैसे पढ़ लिया आपने, द्वितीय अवस्था में जन्म दर तो उच्च है पर मृत्यु दर क्या है, गिरती हुई है, परंतु स्वास्थ्य सेवाओं का विकास के कारण मृत्यु दर गिरती अवस्था में प्रतीत होता है। अब ये ऐसा कहाँ पे है, अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश देश सन 2000 तक प्रथम अवस्था में थे। अब साक्षरता और नगरीकरण के बढ़ने से वो द्वितीय अवस्था में आ चुके हैं, यानी जो प्रथम अवस्था में ये जो देश थे यही लगभग अब द्वितीय अवस्था में भी आ चुके। क्यों आ गए, क्योंकि वहाँ पे साक्षरता बढ़ी और नगरीकरण बढ़ा है। आगे देखो तृतीय अवस्था में, तृतीय अवस्था में क्या पड़ा था, जन्म दर बच्चों अभी अपन उधर देखा था कि जन्म दर तो उच्च थी पर मृत्यु दर वापस वही गिरती हुई है, अतः जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई, यानी क्योंकि लोगों की जनसंख्या, पैदा होने वाली संख्या ज़्यादा है और मरने वालों की संख्या कम होती जा रही है, तो नेचुरल है जनसंख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो तीव्र वृद्धि हो रही है। कौन कौन से देश इस अवस्था में आते हैं जहाँ जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, तो उसमें भारत अपना इसी में आएगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल इसी वर्ग में शामिल होंगे। चौथी अवस्था में देखो, चतुर्थ अवस्था में जन्म दर मध्यम और मृत्यु दर निम्न रहेगी। ये अवस्थाएं अपन उधर यहाँ पहले ही पढ़ ली थी। तो जन्म दर उच्च, मध्यम आ जाएगी और मृत्यु दर निम्न। तो कौन कौन से देश है जहाँ पे अभी जो चौथी अवस्था में है, यानी जहाँ पे जन्म दर मध्यम और मृत्यु दर निम्न है, तो उसमें देखो न्यूजीलैंड आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया, चिली, अर्जेंटीना, संयुक्त राज्य अमेरिका, मलेशिया, थाईलैंड, चीन और बांग्लादेश इसी कैटेगरी के अंदर आते
है। आखिरी अवस्था है हमारी पाँचवीं अवस्था। पंचम अवस्था में क्या है बच्चों, जन्म दर भी निम्न है, मृत्यु दर भी निम्न है। तो पंचम अवस्था में निम्न मृत्यु दर और निम्न जन्म दर है। ऐसी अवस्था में जनसंख्या के घट जाने का भय रहता है, यानी जनसंख्या घटेगी। किन किन देशों में ऐसा है, तो पश्चिमी यूरोप के लगभग सभी देश इसमें आते हैं। जापान इस वर्ग में पहुंच गया है। इस अवस्था में आने वाले राष्ट्रों को मानव शक्ति दुर्बल हो जाती है। उदाहरण के लिए रूस की जनसंख्या देखो, एक बहुत अच्छा उदाहरण दे रखा बच्चों कि रूस की जनसंख्या 1990 में 1480 लाख थी, जो 2007 में घट करके कितनी रह गई, 1420 लाख ही रह गई है। तो ये क्या हुआ, वहाँ पे जनसंख्या बढ़ने की बजाय क्या हो गई, घट गई, क्योंकि वहाँ पे जन्म दर भी निम्न है और मृत्यु दर भी निम्न है। तो ये था हमारा जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। ये पूरा सिद्धांत बच्चों इन्हीं 5 अवस्थाओं पे निर्भर करता है। ये 5 अवस्थाएं आपको याद रखनी है। इन 5 अवस्थाओं के अलावा ये आपको चित्र बनाना आना चाहिए और इन अवस्थाओं के बारे में आपको पांचों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताना है, उदाहरण बताने कि किस अवस्था में कौन से देश है। तो ये जो अपन ने पढ़े थे, इन देशों के नाम आपको एक एक देशों या दो दो देशों के नाम आपको याद रखने हैं। विश्व जनसंख्या वितरण जो हमारा पाठ था वो बच्चों पूर्ण हो चुका है। इस पाठ से भी प्रश्न बन सकता है, तो ध्यानपूर्वक इस पाठ को भी आप पढ़ें।